अच्छा जी। सो आज हमारा जो टास्क है वो ये है कि हमने पिछली क्लास में बेटा एक रेनफॉल के टाइप्स पढ़े थे। हमने मानसून कर लिया, हमने वेस्टर्न डिप्रेशंस कर लिया। इसके बाद हमने पिछली क्लास में भी स्टार्टेड ऑफ विद कन्वेक्शनल करंट्स। हमने देखा कन्वेक्शनल करंट्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं। अच्छा देखो, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट ये बात पता होना बहुत ज़रूरी है कि कन्वेक्शनल करंट्स को एक ही चीज़ रोक सकती है, वो है टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर। तो आपके पास एटमॉस्फेयर में अक्सर एक ऐसी लेयर बन जाती है जो बाकायदा तौर पर आपके पास कन्वेक्शनल करंट्स को फॉर्म नहीं होने देती। अच्छा, पिछली क्लास में क्योंकि हम कन्वेक्शनल करंट्स कर रहे थे तो हम एक मतलब रिवाइज कर लेते। कन्वेक्शनल करंट्स का फिनोमेना बहुत ज़्यादा सिंपल था। क्या फिनोमेना था? सबसे पहली चीज़ है कन्वेक्शनल करंट्स विल ऑलवेज अकर इन एरियाज दैट आर अवे फ्रॉम द ओशन। ठीक है ना? वो एरियाज जो आपके पास लैंड लॉक्ड हो, जिसके करीब समंदर ना हो, उन एरियाज के अंदर आपको ट्रीज मिलेंगे, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस होंगे वाटर रिसोर्सेज के अवेलेबल। अब जाहिर सी बात है, व्हेन द सन शाइन्स ब्राइट इट विल वार्म अप द लैंड, क्रिएट वार्म एयर ऑन द लैंड। और वार्म एयर की प्रॉपर्टीज भी हमने सीखी थी कि वार्म एयर हमेशा ऊपर की तरफ राइज करेगी, एक लो प्रेशर जोन क्रिएट करेगी। और वार्म एयर की प्रॉपर्टी होती है कि वो लेस डेंस होती है, तभी इट विल ऑलवेज मूव अपवर्ड्स। अब जब ये वार्म एयर ऊपर की तरफ मूव करेगी तो जाहिर सी बात है, ये लेक से आपके पास रिवर्स है, ट्रीज हैं, इनसे वाटर वेपर्स आपके पास इवापोरेट होके आएंगे। और ये इवापोरेटेड वाटर वेपर पार्टिकल्स वार्म एयर अपने साथ ऊपर ले जाएगी। जब ये एक हाइट पर पहुंचती है तो हवा जाहिर सी बात है ठंडी होती है। जब ये हवा ठंडी होगी तो बेटा आपके पता है वाटर वेपर्स के जरिए बादल बन जाएंगे। जब ये बादल ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं और ये जब बहुत ज़्यादा गहरे हो जाते हैं तो आपके पास क्या होती है? बारिश होती है। इस नॉर्मलाइज्ड रेनफॉल को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शनल करंट्स। कन्वेक्शनल करंट्स को सिर्फ एक चीज़ रोक सकती है, वो क्या है? वो है टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर। देखो, इसको इस तरीके से समझो कि अगर वार्म एयर ना ऊपर की तरफ मूव कर रही है, इट इज़ मूविंग अपवर्ड्स, इट इज़ मूविंग अपवर्ड्स, इट इज़ मूविंग अपवर्ड्स। तो जैसे कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव होंगी ना बेटा वार्म एयर, ये रिप्लेस करती जाएगी। ये कूलर एयर को रिप्लेस करेगी, ये कोल्ड एयर को रिप्लेस करेगी, क्योंकि कूलर और कोल्ड एयर दोनों बहुत ज़्यादा डेंस होती हैं। तो ये नीचे की तरफ आ जाती है। डेंस का मतलब हैवियर ज़्यादा है, ठीक है, वेट ज़्यादा है उनका। ठीक है ना? अब हम फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे कि मास और वेट के दरमियान हम घूमते रहें। हम अभी समझेंगे भारी है। ठीक है ना? तभी हमने पिछली क्लास में आपको एग्जाम्पल भी दी थी, मैंने समझाया था एसी क्यों ऊपर की तरफ लगे हुए होते हैं। तो जब एसी ऊपर की तरफ लगे हुए होते हैं, जब हवा नीचे की तरफ आती है तो इट्स सर्टेनली इट्स रिप्लेसिंग द एयर, राइट? इस पूरे के पूरे कन्वेक्शनल सिस्टम को एक ही चीज रोक सकती है। वो क्या चीज है बेटा? वो है टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर। Now, how will a temperature inversion layer stop the formation of convectional currents? देखो बेसिकली हम जो हैं एलिमेंटली लोग जो हैं वो पोल्यूटेंट गैसेस को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देते हैं। हम गाड़ी चला रहे हैं, उसमें से पोल्यूटेंट्स निकल रही हैं, पोल्यूटेंट गैसेस निकल रही हैं। हम इंडस्ट्रीज लगाई हुई हैं, उसमें से पोल्यूटेंट गैसेस निकल रही हैं। हम कोई चीज़ बर्न कर रहे हैं, कचरा जला रहे हैं, उसमें से पोल्यूटेंट गैसेस निकल रही हैं। ये गैसेस है ना, यूजुअली आर वेरी डेंस। ठीक है ना? और ये डेंस गैसेस ना अक्सर और बेशतर हवा में जमा हो जाती हैं स्मोक के साथ, और एक लेयर बनती है जिसको आप और मैं कहते हैं स्मोक की लेयर। अब देखो, स्मोक की लेयर भी डेंस है। ठीक है? ऊपर की तरफ कोल्ड लेयर है, ये भी डेंस है। एक मिनट देना मुझे। सो अगेन, ये स्मोक की लेयर है, ये भी बहुत ज़्यादा डेंस है ना। डेंस का मतलब हैवी है। ठीक है? और ऊपर की तरफ जो कोल्ड लेयर है, ये तो ऑलरेडी हमने अब पिछली क्लास से पढ़ा हुआ है कि कोल्ड लेयर इज डेंस, इट हैज वेरी हाई डेंसिटी, तो एंड इट इज ऑल्सो वेरी हैवी। अब मसला क्या होता है कि अक्सर है ना आपके पास कूलर एयर और वार्म एयर, इन दोनों डेंस लेयर के दरमियान ट्रैप हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? ट्रैप हो जाती है। अब ना डेंस लेयर वार्म एयर को मूव करने दे रही है, ना कोल्ड एयर वार्म एयर को मूव करने दे रही है। आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि दो पतले बंदे दो मोटे बंदों के दरमियान फंस चुके हैं।
अब ना आगे जा सक रहे हैं ना पीछे जा सक रहे हैं। दोनों पतले लोग आपस में तो जगह चेंज कर सकते हैं, आपस में जगह चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों डेंस लेयर के बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो सर इससे फिर बारिश क्यों नहीं होगी? क्योंकि बेटा जब तक ये गर्म हवा और इसके इवेपोरेटेड पार्टिकल्स कोल्ड जोन में नहीं पहुंचेंगे, वो इतने ज्यादा ठंडे नहीं होंगे कि बादल बन सके। तो इधर होगी नो क्लाउड फॉर्मेशन, किसी किस्म के बादल ही नहीं बनेंगे। और जब बादल नहीं बनते हैं बेटा, तो आपके पास बारिश नहीं होती। अब ये पूरी की पूरी चीज तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन तुमने क्या करना है, तुम्हें बस इतनी बात पता होनी चाहिए कि कन्वेक्शनल करंट्स को फॉर्म होने से एक चीज रोक सकती है। वो कौन सी चीज है? इट इज द टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर। सो टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर आपके पास वाहिद एक ऐसी लेयर है जो बाकायदा तौर पर आपके पास बादलों को फॉर्म नहीं होने देगी। आई होप सबको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आई हैव वेंट आउट ऑफ द वर्क्स एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टू यू। आई होप सबको क्लियर है। इफ इट्स क्लियर बेटा प्लीज डू राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स, ताकि हम आगे बढ़ सकें। अगर सबको यहाँ तक बात क्लियर है सो प्लीज क्लियर लिखे चैट बॉक्स में, ताकि बेटा हम आगे बढ़ सकें। इफ इट इज क्लियर टू यू बेटा, यहाँ तक बात सबको क्लियर है तो सब क्लियर लिखेंगे चैट बॉक्स के अंदर, एंड वंस यू हैव डन दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। अच्छा, कुछ लोगों ने बोला सर ये डेंस वाली बात वापसी समझा दें। बिल्कुल समझा देते हैं, एक और मर्तबा वापसी समझा देते हैं, ठीक है ना। चल देखो बेटा, कन्वेक्शनल करंट्स नॉर्मली वार्म एयर ऊपर जा रही है, ठीक है, अपने साथ एवेपोरेटेड पार्टिकल्स लेकर, और बादल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है ना। नॉर्मली ये आपका केस होता है। अच्छा, बादल फॉर्म होने के लिए वार्म एयर को है ना कोल्ड एयर के जोन में पहुंचना पड़ेगा, ठीक है ना। इतना हाइट पे पहुंचने के बाद जो नीचे वाली वार्म एयर है ना, ये कूल होगी। जब ये कूल होगी तो जाहिर सी बात है, वाटर वेपर जब कूल करते हैं तो कंडेंस करते हैं तो बारिश हो जाती है। लेकिन अक्सर मसला ये होता है कि आप और मैं, हमारे जितने भी बड़े शहर हैं जैसे लाहौर हो गए, फैसलाबाद है, मुल्तान है, इसमें ना बहुत सारी पोल्यूटेंट गैसेस हम रिलीज करते हैं ना, इंडस्ट्रीज है, गाड़ियां हैं। तो ये जब पोल्यूटेंट गैसेस और स्मोक्स का एक कॉम्बिनेशन हवा में जाता है ना बेटा, तो ये हवा में जाकर एक लेयर फॉर्म कर लेता है जिसको हम स्मॉग कहते हैं, ठीक है। स्मॉग का मतलब होता है स्मोक प्लस फॉग की लेयर। इसमें पोल्यूटेंट्स भी हैं और फॉग भी है। अच्छा, ये जो स्मॉग है ना, ये डेंस होती है। डेंस मतलब इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई डेंसिटी होती है, हैवी है आपके पास, ठीक है ना, भारी है गैस, ठीक है। इसके बाद अगर आप ऊपर की तरफ देखें ना तो कोल्ड एयर है। अच्छा, कोल्ड एयर की प्रॉपर्टी भी हम पढ़ चुके हैं क्या होती है। कोल्ड एयर भी हमारे पास हैवी होती है, ठीक है। कोल्ड एयर भी हमारे पास क्या होती है बेटा, ज़्यादा डेंस होती है, ठीक। अब मसला क्या है, प्रॉब्लम यह है कि जब दोनों हैवी डेंस लेयर्स फॉर्म होती है ना बेटा, तो इसके दरमियान ट्रैप हो जाती हैं वार्म एयर और कूलर एयर। क्योंकि जाहिर सी बात है कि नॉट मूव दिस बोथ डेंस लेयर्स, वो इनके थ्रू नहीं जा सकती। और जब तक वार्म एयर बेटा ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगी, देयर विल बी नो क्लाउड फॉर्मेशन, जब तक बादल नहीं बनेंगे। बादल नहीं बनेंगे तो बेटा, बादल ना बनने का क्या मतलब है, नो रेनफॉल, किसी किस्म की बारिश भी नहीं होगी। सो इस टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर हम इसलिए कहते हैं इसको, क्योंकि जो आपके पास वार्म एयर है और कूल एयर है, वो बेसिकली ट्रैप हो गई है
किसके दरमियान ट्रैप हो गई है बेटा? दो डेंस लेयर्स के दरमियान ट्रैप हो गई। अब बादल फॉर्म नहीं होंगे। जब बादल फॉर्म नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी। अच्छा, ऑलरेडी बता रहा हूं ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कौन सी चीज है जो टेम्परेचर इन जो कन्वेक्शन करंट्स को फॉर्म होने से रोकेगी। तो एक मार्क में वो आपसे पूछ सकता है, आप लिख सकते हो उसमें, टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर वुड स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट बेटा? कन्वेक्शनल करंट्स। लेकिन फिर भी क्योंकि वो टर्म हमारे सिलेबस में, मैंने आपको टर्म का मतलब भी समझा दिया है। क्या सबको यहां तक बात क्लियर है? आई वंस अगेन गॉन थ्रू इट। Why can't the warm air go up? Less dense gas moves upwards because beta at both the sides there are heavy gases, right? So it's basically a trap. ठीक है ना? So think of yourself being trapped between two walls that are unmovable. तो दोनों वॉल्स जब अनमूवेबल होंगी ना तो आप मूव नहीं कर सकते, आप दोनों के दरमियान ट्रैप हो जाएंगे। Think of two bulky people या two heavy people standing in between of two people who are less in weight, right? तो वो दोनों जो हल्के वेट के लोग हैं वो मोटे लोगों के दरमियान ट्रैप हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि सर पहले क्यों ट्रैप नहीं हुए? तो पहले जो एक साइड थी ना वो खाली थी, तभी मूवमेंट करना आसान था। अब दोनों हैवी जो आपके पास लोग हैं ना वो दोनों साइड से फोर्स कर रहे हैं, तो बीच में एयर ट्रैप हो गई है, वो मूव नहीं कर पा रही क्योंकि दोनों साइड से प्रेशर पड़ रहा है, दोनों साइड से भारी गैसेस है, तो वो मूव नहीं कर पाएगी। और मूवमेंट करने के लिए स्पेस खाली हुई चाहिए ताकि रिप्लेसमेंट हो सके। वो रिप्लेस नहीं कर पा रहे क्योंकि दोनों साइड पे क्या है? हैवी गैसेस है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? क्या सबको यहां तक बात क्लियर है? स्टैंडेबल है? अच्छा, आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस, वैसे तो ये कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर विल स्टॉप और बेसिकली नॉट लेट द कन्वेक्शनल करंट्स अकर। अब मैं आपको इसकी मिसाल दूं, लाहौर में पिछले साल ये हुआ था। तो लाहौर में जब ये हुई सिचुएशन तो स्मॉग की लेयर बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, तो ना लोगों की हेल्थ अफेक्ट होना शुरू हो गई कि वो ना बार बार स्मोक प्लस फॉग की लेयर को ना इनहेल कर रहे थे। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में चले गए। तो इसको ख़त्म करने के लिए ना बारिश का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो ना स्मोक की लेयर को ना जब वाटर के ड्रॉपलेट्स गिरेंगे ना वो उसको क्लियर आउट कर देंगे। तो फिर लाहौर के अंदर आर्टिफिशियल रेनफॉल करवाई गई थी। वो आर्टिफिशियल रेनफॉल के जरिए फिर स्मॉग की लेयर हटी, फिर कन्वेक्शनल करंट्स बने और फिर नेचुरल रेनफॉल आई। ये सिर्फ मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करने के लिए बता रहा हूँ, पेपर में इसका कोई आपके पास इम्प्लीकेशन नहीं है। दिस वॉज जस्ट अ मेयर एक्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ द कन्वेक्शनल करंट्स एक्चुअली वर्क। ठीक है ना? तो अगर आप कल कला देखें न्यूज़ पर कि स्मॉग की वजह से लोग मर रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर बन चुकी है, अब बारिशें नहीं होंगी। और कोई उधर आपसे पूछे कि अगर बारिशें वापसी बहाल करवानी है तो क्या करें, आप बोलेंगे कि आपको आर्टिफिशियल रेनफॉल करवानी पड़ेगी। जब तक आप आर्टिफिशियल रेनफॉल नहीं कराएंगे बादल फॉर्म नहीं होंगे। ठीक है ना? आर्टिफिशियल रेनफॉल होती है वो पाउडर्ड हाइड्रोजन H2O पार्टिकल्स को सबमर्ज किया जाता है हेलीकॉप्टर्स के थ्रू हवा के अंदर, जो फिर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करके बादल फॉर्म हो जाते हैं और फिर वो बारिश हो जाती है। ठीक है ना? नॉट इवन क्लोज टू द पार्ट ऑफ आर सिलेबस। ठीक है, लेकिन फिर भी आई टोल्ड यू गाइस। ठीक है ना? चलो जी, आगे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट रेनफॉल जो हम पढ़ने वाले मेरे बच्चों, दैट इज रिलीफ रेनफॉल। कैसे फॉर्म होती है रिलीफ रेनफॉल, इस पर आने से पहले मैं एक चीज तुम्हें समझा देता हूं कि बेटा जो रिलीफ है इधर, इसका मतलब है इधर एग्जामिनर जो है वो बात कर रहा है किन फीचर्स की? वो बात कर रहा है रिलीफ फीचर्स की। ठीक है ना? रिलीफ फीचर्स की बात की जा रही है और इन रिलीफ फीचर्स में इंक्लूडेड है आपके पास दो मेन रिलीफ फीचर्स, माउंटेन्स
प्लस हिल्स। तो माउंटेन्स प्लस हिल्स की वजह से कुछ रेनफॉल आपके पास फॉर्म होती है बेटा, उसको हम रिलीफ रेनफॉल कहते हैं। अब क्या इम्प्लीकेशन है रिलीफ रेनफॉल की, एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, अब आ जाएंगे बेटा जो है वो रिलीफ रेनफॉल्स पर आ जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है ना, कैसे फॉर्म होती है बेटा रिलीफ रेनफॉल, ठीक है। देखो, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ रिलीफ रेनफॉल कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसमें दो इम्प्लीकेशंस हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास एक जो है वो माउंटेन या हिल जैसा एक फीचर होता है, ठीक है ना। इसके अक्रॉस ना मेरे बच्चों क्या होती है, एक वाटर सोर्स होती है, ठीक है। देयर इज अ वाटर सोर्स प्रेजेंट राइट अक्रॉस द माउंटेन फीचर, ठीक है। आप इधर लिख सकते हैं भाई ये क्या है, ये वाटर सोर्स है, ठीक है। एंड द एयर at this particular water source will be traveling towards what, towards the mountain or the hill that is presented to you in the diagram। अच्छा, क्योंकि दिन का वक्त होता है तो सूरज ऑफ कोर्स एयर को वार्म कर देता है, एंड of course it is also warming up the water source, so we are also pretending that this air is also carrying a lot of water vapors, बहुत सारे water vapors इसके अंदर क्या हैं, इंक्लूडेड हैं, ठीक है। there are a lot of water vapors included with this air। अब as soon as the air travels, ये जैसे पहाड़ से टकराती है ना बेटा, ये ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगी, ठीक है। as soon as the air strikes the mountain, it will move upward, ऊपर की तरफ मूव करेगी। और ऊपर की तरफ मूव करते करते ये एक ऐसी हाइट पर पहुंचेगी जहां पर ये हवा आराम आराम से क्या होना शुरू हो जाएगी बेटा, ठंडी होना शुरू हो जाएगी। अब याद रखना इस हवा के अंदर वाटर वेपर्स ही मौजूद है, ठीक है। इवेपोरेटेड वाटर वेपर्स मौजूद है। ये हवा ऊपर गई और ऊपर जाते ही इट विल सर्टेनली रीच अ हाइट, एंड एक हाइट को रीच करने के बाद इट विल सर्टेनली लाइक कूल डाउन। नाउ वंस दिस एयर हैज कूल डाउन, ये जो एयर है, इधर जो वाटर वेपर्स थे, ये बादल फॉर्म कर लेंगे, ठीक है ना। और बादल फॉर्म करने के बाद ये बारिश होगी। तो ये जो बारिश आपके पास हुई, ये दिस इज ड्यू टू दिस रिलीफ फीचर, ड्यू टू दिस माउंटेनियस रीजन, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज विच रेनफॉल, इट इज नोन एज रिलीफ रेनफॉल। अब रिलीफ रेनफॉल की एक खासियत ये है, ठीक है ना। रिलीफ रेनफॉल की खासियत क्या है कि देखो ये जिस साइड पे बादल बने हैं ना, ये बादल इसी साइड पर रहेंगे, ये बादल दूसरी साइड पर मूव करके नहीं जा सकते। So when these clouds cannot move and go on to the other side of the mountains, तो जाहिर सी बात है ये वाला रीजन जहां पर बादल फॉर्म हुए हैं, वी नेम इट एज द विंडवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड का मतलब जहां से ऑफ कोर्स आपके पास हवा ट्रैवल होते हुए आ रही है, और ये बादल क्योंकि दूसरी साइड पे नहीं जा सकते, दिस इज विच साइड बेटा, दिस इज द लीवर्ड साइड, ठीक है। अभी मैं तुम्हें ये भी समझाऊंगा इसको लीवर्ड साइड क्यों कहते हैं।
लेकिन अभी के लिए समझ लो दिस एरिया इज ऑल्सो नोन एज ड्राई रेन शैडो एरिया, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं ड्राई रेन शैडो एरिया, यानी यहाँ पर बादल नहीं पहुंच पाएंगे। जब बादल यहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगे तो यहाँ पर बारिश नहीं होगी। अब अक्सर बच्चों को मुझसे सवाल होता है कि सर ये बादल दूसरी साइड पे क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि देखो बादल है ना एक हाइट तक ही सस्टेन कर सकते हैं, वो उस हाइट से ऊपर नहीं जाते। उसके दो रीजन है, एक तो वो हैवी इतने होते हैं कि उससे ज्यादा ऊपर जा नहीं सकते वो, ठीक है। दूसरा एयर का मूवमेंट, एयर का मूवमेंट कभी भी बादलों को एक हाइट से ऊपर नहीं ले जा पाता। तभी आप देखते हैं कि आप जब बबूसर टॉप पर विजिट करते हैं, आप माउंटेनियस एरियाज पाकिस्तान में जाते हैं, सो वहाँ पे आपको टूर गाइड्स बोलते भी हैं यार अभी आप बादलों पे चल रहे हो। तो बादलों पे चलने का मतलब ये नहीं है दैट कि आप बादल पे चल रहे हो, आप इतनी हाइट पर पहुंच गए हो कि आप अक्सर बादलों से ऊपर भी चले जाते हो। सो बादल आपको मिलेंगे 3,000 4,000 मीटर्स की हाइट पर, सही है, 2,000 2,500 मीटर की हाइट पर। तभी तो देखो ना एयरप्लेन्स भी हमेशा बादलों से ऊपर उड़ते हैं। सो व्हाई डोंट द क्लाउड्स गो अप? बिकॉज द क्लाउड्स आर हैवी इनफ दैट दे कैन नॉट गो अबव और बियॉन्ड दैट हाइट। ये इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि बादल के अंदर कितने वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। जितने ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे वो जितना ज्यादा हैवी होगा वो उतना ही सरफेस से जमीन से करीब होगा। सो हालांकि ये बहुत वो बात नहीं है, लेकिन ये समझा रहा हूँ सर। लेकिन अब ये बादल है ना घूम के चले जाए, पहाड़ इतना बड़ा है कि ये घूम के नहीं जा सकता। और जब तक घूम के जाएगा जब तक बादल है ना पूरा का पूरा बारिश का पानी बरसा चुका होगा। सो देयर विल बी रेनफॉल जस्ट एट द विंडवर्ड साइड, नॉट एट द लीवर्ड साइड, ठीक है। अच्छा, अब ये हवा है, हवा माउंटेन को क्रॉस करेगी, ठीक है। और माउंटेन को क्रॉस करने के बाद पूरे माउंटेन को आपके पास आगे बढ़ाने के बाद, अब क्योंकि हवा कोल्ड है तो इट विल ऑलवेज ट्रैवल डाउनवर्ड। तभी इस साइड को लीवर्ड साइड कहते हैं, क्योंकि इधर हवा हमेशा कोल्ड है, डेंस है, तो वो नीचे की तरफ ट्रैवल करती है। तो इट विल गो डाउन, फिर वो आगे जाके गर्म होगी, फिर ऊपर जाएगी, बादल फॉर्म होंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत एरिया मिस आउट भी हो जाएगा। दैट्स वाई यूजुअल एरियाज अक्रॉस द माउंटेन्स आर नोन एज ड्राई रेन शैडो एरियाज, क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं होती है, एंड दे आर नोन एज लीवर्ड साइड्स, ठीक है। आई होप यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी। इफ इट्स क्लियर बेटा प्लीज यू राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स, ताकि हम आगे बढ़ सकें। अगर सबको यहाँ तक बात क्लियर है, बात सही है, सो प्लीज यू राइट बेटा क्लियर इन द चैट बॉक्स। जल्दी से लिखेंगे बेटा, थोड़ा सा टाइम कम है हमारे पास, ठीक है। वी हैव टू हरी अप, ठीक है जी। और अगर कुछ पूछना है तो ऑफ कोर्स इवन इफ एनीवन वांट्स टू ओपन अप द माइक एंड स्पीक अप, दे कैन डू दैट एज वेल। जल्दी बेटा, सबको यहाँ तक बात क्लियर है, रिलीफ रेनफॉल समझ में आई है? तो प्लीज यस लिख दें चैट बॉक्स में, क्लियर लिख दें चैट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको ये बारिश की पूरी मेथडोलॉजी जो है वो समझ आ चुकी है, ठीक है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट तो अब हम इसके ज़रा नोट्स भी देख लेते हैं किस तरीके से हमने इसको लिखा हुआ है इधर, ठीक है। सो अगेन रिलीफ रेनफॉल इज फॉर्म्ड व्हेन एयर इज फोर्स्ड टू कूल व्हेन इट राइजेस ओवर रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स पे जब ऊपर से जाती है, रिलीफ फीचर्स में कौन से फीचर्स आ गए बेटा? हिल्स एंड माउंटेन्स आ गए, ठीक है। एज द एयर राइजेस, जैसे एयर ऊपर की तरफ जाती है, द कोल्ड वेदर कॉजेस कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन होगी तो क्या फॉर्म होंगे बेटा? कंडेंसेशन होगी तो आप लिखेंगे व्हाट इज फॉर्म व्हेन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, तो आप लिखेंगे क्लाउड फॉर्मेशन। और जब क्लाउड्स फॉर्म होंगे तो बेटा क्या आएगी? बारिश आएगी। बारिश का क्या मतलब? प्रेसिपिटेशन। और याद रखना विंडवर्ड साइड पे हमेशा बारिश आती है, देर इज नो रेनफॉल एट द लीवर्ड साइड, सो द लीवर्ड साइड बिकम्स द रेन शेडो एरिया। कौन सा एरिया बेटा? लीवर्ड साइड बिकम्स द रेन शेडो एरिया। मतलब दूसरे अक्रॉस द सरफेस बारिश हो रही है बट इट इज अंडर द शेडो ऑफ रेन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट द ड्राई रेन शेडो एरिया, ठीक है। सो
सेम डायग्राम दी हुई है, द ऊपर वाली डायग्राम इज अ मच मोर बेटर डायग्राम फॉर एक्सप्लेनेशन, जो हमने खुद ड्रॉ करी है, ठीक है ना। रिलीफ रेनफॉल इज एक्सपीरियंस इन मोस्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड एरियाज ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट फॉर द रेन शैडो एरियाज लाइक गिलगित वेयर एनुअल रेनफॉल इज नॉट मोर देन 125 mm। तो आपके पास गिलगित जैसे एरियाज मौजूद हैं जहां पर 125 mm से ज्यादा बारिश नहीं होती। वाई? बिकॉज गिलगित बिकम्स विच एरिया बेटा, गिलगित के बहुत सारे एरियाज कंक्लूड होते हैं रेन शैडो एरियाज के अंदर, यानी वो लीवर्ड साइड के ऊपर है, दे आर नॉट प्रेजेंट ऑन द विंडवर्ड साइड, और बारिश हमेशा विंडवर्ड साइड पर ही होती है, ठीक है। आई होप सबको यहाँ तक बात क्लियर होगी, ऊपर वाली डायग्राम समझ में आ गई होगी बेटा। इफ यस बेटा प्लीज डू राइट यस इन द चैट बॉक्स, जल्दी बेटा। जिसको यहाँ तक बात समझ में आ गई है प्लीज यस लिख दे चैट बॉक्स के अंदर, ताकि हम आगे बढ़ जाए। जल्दी जल्दी बेटा, आई कैन नॉट सी रिप्लाईज फ्रॉम एवरीवन एंड आई इट्स वेरी essential that everyone replies if they have understood each and everything, so that we have a clear implication that everyone has understood it. अच्छा जी, तो नेक्स्ट जो हमारी रेनफॉल की टाइप है बेटा वो है थंडर स्टॉर्म्स, ठीक है। अच्छा देखो, थंडर स्टॉर्म्स की जो फॉर्मेशन है ना, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन माय सिलेबस, और हमारे सिलेबस के अंदर थंडर स्टॉर्म्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं ये सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है ना। देखो, थंडर स्टॉर्म की फॉर्मेशन is very similar to the formation of what convectional rainfall। convectional rainfall में क्या होता था, लेक है, ट्री है, रिवर है, गर्म हो रहा है, गर्म कर रहा है आपका सूरज इन सब चीज़ों को, इवेपोरेटेड पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जाएंगे, जब ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो बेटा क्या फॉर्म होंगे, बादल फॉर्म होंगे, और बादल से क्या आएगी बेटा आपके पास, बारिश आएगी। लेकिन एक चीज का डिफरेंस है इसका और कन्वेक्शनल रेनफॉल का, तो द फॉर्मेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म इज एज सेम एज कन्वेक्शनल रेनफॉल, लेकिन इस मर्तबा थंडरस्टॉर्म्स के अंदर बट द डिफरेंस इज दैट हेयर एयर rises, it's not prices, it's rises very quickly, forming which clouds? These are special clouds that are known as cumulonimbus clouds। अब जाहिर सी बात है, आपको इसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए मैं बता दूंगा, ठीक है। बेसिकली जो क्लाउड्स है ना, ये बहुत बड़े फॉर्म होते हैं, ये लेंथ में ज़्यादा होते हैं, और इनके अंदर ना अक्सर, अगर आपने कभी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी हो कॉन्सेप्ट अपने स्कूल्स के अंदर, साइंसेस के अंदर, बेसिक साइंसेस का कॉन्सेप्ट होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ना। तुम सर्दी में स्वेटर पहनते हो, तुम्हारे हाथों पर एक करंट लगता है, वो करंट ये नहीं है कि तुम्हारा स्वेटर इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, इट्स द डिफरेंस ऑफ चार्जेस ना। तो इसी तरह जब क्लाउड के अंदर सेपरेट चार्जेस, द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज जब कंबाइन हो जाते हैं ना, तो वो एक दूसरे के क्योंकि ऑपोजिट होते हैं ना, तो वो एक एक साइड पकड़ लेते हैं, एक साइड पर पॉजिटिव चार्जेस जमा हो जाएंगे, एक साइड पर नेगेटिव चार्जेस जमा होंगे, और इसी तरह जब इन नेगेटिव चार्जेस को अर्थ के ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज दिखेगी या सेंस होगी, तो ये सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस ट्रैवल करेंगे पॉजिटिव चार्जेस के पास, और तभी आपको एक लाइटनिंग नजर आती है। तो वो जो लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट है वो इसी कॉन्सेप्ट से जनरेटेड है, इससे ज़्यादा एलिमेंट तुम्हारे सिलेबस में ना है ना तुम्हें पता होना चाहिए। तो थंडरस्टॉर्म के फीचर्स पता होने चाहिए। तो थंडरस्टॉर्म में जब इतने बड़े बड़े बादल बनेंगे ना, फुली लोडेड विथ वाटर, तो आपके पास रेनफॉल बहुत हैवी होती है, वेरी हैवी रेनफॉल। ऊपर से इसका एक फीचर है कि आपको लाइटनिंग एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, ठीक है ना। सो सम ऑफ द फीचर्स आर दैट स्ट्रॉन्ग विंड्स विल स्ट्राइक ऑफ, ठीक है ना, बहुत सारी स्ट्रॉन्ग विंड्स आपको सहनी पड़ेंगी। लाइटनिंग हो, इसका एक बहुत कॉमन फीचर है, अगेन वेरी हार्मफुल यट वेरी इफेक्टिव। अब देखो, ये लाइटनिंग है ना, अर्थ की तरफ गिर रही है। अब साइंटिस्ट ने सोचा यार ये जो बिजली, ये आकाश लाइटनिंग जो गिरी है तो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो यार क्यों ना कोई ऐसा तरीका बनाया जाए कि यार ये इलेक्ट्रिसिटी गिरी है बारिश की वजह से, थंडरस्टॉर्म की वजह से, इसको स्टोर कर लें।
तो आजकल आपके पास कई बिल्डिंग्स के ऊपर ना टावर्स लगे हुए होते हैं और टावर्स के ऊपर ना रॉड्स लगी हुई होती हैं जिसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो अक्सर जब ये क्यूम्यूनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं ना तो वो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी ग्रास्प कर लेते हैं। तो साइंटिस्ट ने बाकायदा तौर पर आपके पास इंजीनियर्स ने इस इलेक्ट्रिसिटी को भी स्टोर करने का तरीका बना लिया। तो वो बिल्डिंग्स के नीचे पे ना बैटरीज लगी हुई होती हैं। तो ये पूरा का पूरा लाइटनिंग का आपके पास नेटवर्क नीचे तक जाता है और ये बैटरीज को चार्ज अप कर देता है। इट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आप देखें, ये पाकिस्तान में कॉमनली नहीं मिलेगा आपको क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है। हम बेटा दुनिया से 35-40 साल पीछे चल रहे हैं इन मामलात के अंदर। दुनिया हमसे बहुत आगे चले गई है। जाहिर सी बात है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, इम्प्लिकेटेड फिनोमिनाज ऐसे बन गए हैं कि सूरत हाल ऐसी क्रिएट हो गई है कि हम शायद रिलायंस पर, अपनी गवर्नमेंट पे रिलाई भी नहीं कर सकते। लेकिन एलिमेंटली दुनिया इस इलेक्ट्रिसिटी को भी स्टोर कर रही है और इस इलेक्ट्रिसिटी को जब स्टोर किया जाता है ना तो इससे बाकायदा तौर पे बैटरीज चार्ज होती हैं और बैटरीज चार्ज होने के बाद फिर उन बैटरीज को काफ़ी दिनों तक इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बहुत पावरफुल होती है। अगर आपने देखा होगा, कभी सुना होगा कि यार बिजली अगर ज़मीन पे गिर गई तो ज़मीन में क्रैक हो जाता है। अगर ये ज़मीन पे गिर जाती है तो जो भी आसपास चीज़ होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये बहुत पावरफुल आपके पास इलेक्ट्रिक एक एलिमेंट है जो नीचे से ऊपर से नीचे आता है। सही है ना। सो नेक्स्ट, इट ऑल्सो ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ हैवी रेनफॉल, वेरी हैवी रेनफॉल। ठीक है। और अक्सर और बेशतर इलाकों में हेल स्टोन्स भी फॉर्म हो जाते हैं। ना व्हाट आर हेल स्टोन्स? क्या होते हैं हेल स्टोन्स? सो अक्सर बारिश के ड्रॉपलेट्स जब आसमान से नीचे की तरफ गिरते हैं तो वो uh, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स होते हैं और ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, तो वो अक्सर ना हार्ड आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जब हार्ड आइस आपके पास नीचे गिरता है ना तो हम इसको हेल स्टोन कहते हैं। हमारी लोकल जबान में कहा जाए तो उसको ओले बरसना कहते हैं। हम ओले बरसने का मतलब ये होता है कि ऊपर से वो जो आपके पास हार्ड आइस है ना वो नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है ना। सो इट्स वेरी कॉमन इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। तो जितने भी हमारे नॉर्दर्न रीजन्स हैं, पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स हैं, उसमें आपको बाकायदा तौर पर ये हेल स्टोन की फॉर्मेशन लाजमी तौर पर मिलती है। ठीक है। तो आई होप सबको यहाँ तक बात क्लियर होगी। अच्छा, हमारे सिलेबस का इन सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ पर एग्जामिनर हमसे ना थंडर स्टॉर्म के बारे में ना 6 मार्कर पूछ लेते हैं। उसका एक बहुत कॉमन सवाल है। एग्जामिनर क्या पूछता है, वो एक 6 मार्कर दे देगा, पेपर में पूछेगा कि भाई टू व्हाट एक्सटेंट इट इज पॉसिबल फॉर पाकिस्तान, या टू व्हाट एक्सटेंट आर थंडर स्टॉर्म्स बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान। अब तुम बोलोगे सर आपने भी कहा थंडर स्टॉर्म, बिजली गिर रही है, हैवी रेनफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड, सर हाउ इज दिस बेनिफिशियल? जिसके बेनिफिट्स भी हैं। तो आपको इधर दो चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको पता होने चाहिए थंडर स्टॉर्म्स के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और आपको पता होना चाहिए नेगेटिव इम्पैक्ट। क्योंकि जब वो 6 मार्कर तुम लिखने बैठोगे ना तो उसके अंदर तुम्हें ये दोनों चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी। तुम्हें लिखने पड़ेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी, तुम्हें लिखने पड़ेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी। तो पॉजिटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के अंदर पहली चीज़ क्या है? इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये जब बारिश आ रही है तेजी से ही पानी की अवेलेबिलिटी तो इंक्रीज हो रही है ना। जितने डैम्स हैं उसके पीछे जो रेजर्वायर है, स्टोरेज एरिया है, वो क्या होगा, वो आपके पास फुल हो जाएंगे। दूसरी बात, जिन रिवर्स के अंदर पानी नहीं है उन रिवर्स में पानी भर जाएगा, जिन कनाल्स के अंदर पानी नहीं है उन कनाल्स में पानी आ जाएगा। नेक्स्ट, आप इस पानी को यूज कर सकते हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए, आपके घरों तक आएगा। आपके घरों में जब आएगा तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, एचईबी प्रोडक्शन। जब ये रिवर का पानी इतने प्रेशर से आपके पास आ रहा है, रेजर्वायर्स को फुल तक भर रहा है, डैम्स को भर रहा है पूरे पूरे पानी के साथ, आप इससे बिजली बना सकते हैं। कौन सी बिजली? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन दैट इज डन थ्रू व्हाट? वाटर। कैसे बनती है ये समझाऊंगा पावर रिसोर्सेज के अंदर, लेकिन अभी सबको ये पता होना चाहिए कि पानी के जरिए बिजली बनती है, उसको क्या कहते हैं बेटा? एचईपी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगली चीज, अगला पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है? नहीं, अंदर आप वो रॉड वाली इलेक्ट्रिसिटी तो लिख सकते हैं,
लेकिन मैंने आपको अभी बताया ना कि वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। और हम जो स्टडीज पढ़ रहे हैं ना वो पाकिस्तान स्टडीज पढ़ रहे हैं। तभी मैंने तुम्हें बताया कि पाकिस्तान है ना 35-40 साल पीछे है। तो वो जो रॉड वाली इलेक्ट्रिसिटी है वो पाकिस्तान में तो मीडियोकर है, किसी एक बिल्डिंग में लगी हो तो बहुत बड़ी बात है, वरना यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। सही है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि चलो वाटर अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो कम से कम एचईपी बना लो यार। ठीक है, तो तुम वो वाली बात लिख सकते हो जो पाकिस्तान के लिए पॉसिबल है। वो वाली बात तो लिख ही नहीं सकते। वो तो अमेरिका वगैरह में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स के ऊपर लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो फिर वो जनरेटर की जगह ना वो बैटरी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जब अगर उनके कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि भाई कोई इलेक्ट्रिसिटी फेलियर वगैरह हो गया तो उनके पास बैटरीज प्रिपेयर्ड होती हैं, तो वो उस बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लेते हैं। खैर, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज सिस्टम है ना अभी तक इतना इन नहीं है। एक आध बिल्डिंग पे लगा होगा लेकिन उसको हम इम्प्लीकेटेड उसमें नहीं ले सकते। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब वाटर अवेलेबिलिटी इंक्रीज हुई है तो तुम एग्रीकल्चर भी ज्यादा कर सकते हो। ठीक है ना, याद रखना दो चीजें हो सकती हैं। बाद में एग्रीकल्चर के लिए पानी अवेलेबल होगा, लेकिन अभी जो स्ट्रॉन्ग विंड्स आई हैं, जो इतने ज्यादा अगर अचानक पानी आ गया है, इतनी आपका हैवी रेनफॉल हो रही है, इससे क्रॉप डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। ठीक है ना। रिफ्रेश स्ट्रीम्स, क्या मतलब होता है रिफ्रेश स्ट्रीम का? देखो बहुत ज़रूरी है जी। जब ये इतना प्रेशर से पानी आता है ना, तो आपको पता है यूजुअली ना पूरा साल है ना रिवर्स के अंदर पानी इतना तेज़ी से फ्लो नहीं करता। तो उसमें ना साइड पे किनारों पे फंजाई आपके पास, फंगस फंजाई होता है, वो आपके पास अक्यूमुलेट होता है। बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, कचरा होता है, ये सब अक्यूमुलेट होता रहता है ना। अब इस सब चीज़ों को निकालने के लिए ना वाटर का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। तो जब ये आपके पास थंडर स्टॉर्म्स आते हैं ना, तो ये बहुत बारिश लेके आ रहे हैं ना, तो अचानक से रिवर का फ्लो बढ़ गया। जब रिवर का फ्लो बढ़ता है ना तो ये सारे कचरे वाले आइटम आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। सो इट सर्टेनली रिफ्रेशेस द स्ट्रीम। ठीक है। और अगर इसके जरिए फ्लड्स आए तो फ्लड्स के नुकसान अपनी जगह है, लेकिन फ्लड्स ऑल्सो रिटर्न एलुवियम टू द लैंड। तो अब्दुल्ला ने शाबाश अच्छी बात कही कि जितना भी लैंड पे एलुवियम है वो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। ठीक है ना। चले जी, आगे आ जाएंगे मेरे बच्चों नेगेटिव इम्पैक्ट्स के ऊपर। क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट्स इसके? ठीक है, पहला नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? वाटर अक्यूमुलेशन। अब इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, हर जगह पानी जमा हो जाएगा। तो आप इसको वाटर लॉगिंग भी लिख सकते हैं, वाटर अक्यूमुलेशन भी लिख सकते हैं। पानी जमा हो जाएगा बहुत जगहों पर, ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स के ऊपर, रेलवे ट्रैक्स के ऊपर पानी पानी है। अगर थंडरस्टॉर्म किसी ऐसी जगह पे आ गया जहाँ पे एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट के रनवे से पानी है, अब ड्रेन नहीं हो पा रहा, प्लेन लैंड ही नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट, ऑफ कोर्स फ्लड्स आते हैं। वेरी सिंपल पॉइंट, जब ज़्यादा बारिश होंगी, स्ट्रॉन्ग रेनफॉल होगी तो फ्लड्स आएंगे। और फ्लड से क्या होते हैं बेटा? डिस्ट्रक्शन होता है। फ्लड से मेयर इम्प्लीकेटेड इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, इसेंशियल। इसके बाद लोड शेडिंग होगी। बारिश आएगी तो आपको पता है पाकिस्तान में रहते हैं, प्लैंड पावर कट्स, सब लोड शेडिंग। अगर किसी ने लिखा भी है, स्क्रीनशॉट लेगा तो अपने पास लिखेगा लोड शेडिंग का मतलब क्या होता है बेटा। लोड शेडिंग का मतलब होता है प्लैंड पावर कट्स। गवर्नमेंट जब प्लान करके आपके बिजली काट दे या बिजली रोक दे, उसको लोड शेडिंग कहते हैं। अब बारिश आ नहीं, गवर्नमेंट को पता है हमारा इक्विपमेंट बहुत ख़राब है, डैमेज होगा, कोई मर जाएगा, क्या करो? बेस्ट तरीका है लाइट ले लो। वो ये नहीं सोचेंगे कि किस तरीके से लोगों को बिजली का करंट लगने से बचाना है। ईजियर वे आउट, लाइट ले लो। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो करती हैं तो बेटा आपके पास जितने भी बिल बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, साइन बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, सब गिर जाते हैं। और अक्सर ये लोगों को भी गिर जाते हैं, इट कैन ऑल्सो लीड टू अ लॉट ऑफ डेथ्स एज वेल। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, वी ऑल्सो सी डिलेज इन ट्रांसपोर्टेशन। रोड पे जमा हो रहा है पानी, रेलवे ट्रैक्स पे जमा हो रहा है, ऑफकोर्स ट्रांसपोर्टेशन में क्या होते रहेंगे, डिलेज आते रहेंगे। ठीक है। क्या सबको यहाँ तक नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट समझ में आए हैं? Has everyone understood the negative and positive impacts? ठीक है ना। यस, ठीक है, सब लिखेंगे बेटा, सब लिखेंगे। जिन जिनको यहां तक बात समझ में आ गई है, बिल्कुल बेटा क्लियर लिखेंगे चैट बॉक्स में, ताकि हम हमारी बारिशों का आखिरी मेथड भी कर लें। ठीक है, दैट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है ना। अच्छा, अगेन ट्रॉपिकल साइक्लोन की भी जो है वो आपके पास आपके सिलेबस में जो है फॉर्मेशन इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि मैं आपको ये समझाऊंगा किस तरीके से आपके पास
ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं। अच्छा देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है ना समंदर में बनते हैं, और हर साल हम देखते हैं कराची में एक साइक्लोन आता है, और अल्लाह सुबहाना व तआला का करम होता है कि वो साइक्लोन हिट नहीं करता। और जाहिर सी बात है, बुज़ुर्गों की और हमारे नेक लोगों की दुआएं हमारे साथ कि अल्लाह ने हमें बचा के रखा हुआ है, ठीक है ना। और अमाल तो ऐसे है नहीं। अच्छा, क्या है, देखें गर्मियाँ आती हैं, सूरज चमक रहा होता है ना, तो अक्सर ये ना सी को हीट अप कर देता है, और सी है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब आप बोलेंगे सर आपने लिखा है था 27 डिग्री सेंटीग्रेड, सर ये गर्म थोड़ी ना होता है, ठंडा होता है। बेटा समंदर, सी, इज अ वेरी लार्ज वाटर बॉडी। इतनी बड़ी वाटर बॉडी को अगर सन ने 27 डिग्री पर गर्म कर दिया ना, इसका मतलब पानी बहुत गर्म है। अब ये पानी गर्म होता है तो साथ साथ इसके ऊपर की हवा भी गर्म होती है, और ये हवा है ना ऊपर की तरफ मूव करेगी। जैसे ये हवा ऊपर की तरफ मूव कर रही होती है ना, साइड से आती है रिप्लेस करने के लिए कोल्ड एयर, और ये कोल्ड एयर इतनी तेजी से आती है कि डायरेक्टली वार्म एयर को हिट करती है। अब आप इसको समझेंगे इस तरह कि फॉर एग्जांपल ये वार्म एयर है, ठीक है, मेरा फोन जो है ये वार्म एयर है, ठीक है, ये वार्म एयर ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, ये वार्म एयर ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ये वार्म एयर जब ऊपर की तरफ मूव करती है ना, साइड से दो कोल्ड एयर इसको हिट करने आ जाती है। अब ये साइड, मेरे हाथ जो है कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर इतनी प्रेशर से हिट करती है वार्म एयर को कि वार्म एयर को दो साइड से जब किसी भी चीज को धक्का लगता है ना, तो वो राउंड मूव होना शुरू हो जाता है, वो राउंड मूव होना शुरू हो जाता है, वो सर्कुलर डायरेक्शन में मोशन में मूव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको धक्का दोनों साइड से लग रहा है। और इससे एक ट्विस्टर यानी एक हवा की सर्कुलर मोशन क्रिएट होती है समंदर के ऊपर, और ये सर्कुलर मोशन बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बड़ी होती चली जाती है, और जब ये बड़ी होती है तो ये मूव करती है लैंड की तरफ, और फिर ये साइक्लोन आ रहा होता है लैंड के ऊपर, ठीक है। सो आप इसको इस डायग्राम में देख भी सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज समवॉट अ फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन, एंड यू कैन सी हाउ अ ट्विस्टर इज फॉर्म्ड, ठीक है, due to the collision of the warm wind with the cold wind. The cold wind strikes the warm wind from all the sides, creating a twister, a circular motioned airflow, and that causes the formation of cyclone. इस तरीके से आपके पास साइक्लोन बनते हैं। अगर सबको यहाँ तक बात क्लियर है कि साइक्लोन किस तरीके से फॉर्म होते हैं, सो प्लीज डू राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स। जल्दी लिखेंगे बेटा क्लियर चैट बॉक्स के अंदर, ठीक है। और वंस आपने क्लियर लिख दिया चैट बॉक्स के अंदर, यह याद रखिएगा कि यार ये सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो आपसे ये नहीं पूछेगा साइक्लोन किस तरह फॉर्म होता है, लेकिन फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। क्या सबको यहाँ तक बात क्लियर है, अंडरस्टैंडेबल है, समझ में आ रही है, ठीक है। यस लिखिए बेटा चैट बॉक्स में, ताकि बेटा हम आगे की तरफ बढ़ सके। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या कहता है, हमारे इंफॉर्मेशन हमारे से क्या कहती है। सो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ लार्ज वाटर बॉडीज एक्सीड्स 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ऊपर जाता है, इट फॉर्म्स एन एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड ड्रॉज एरिया फ्रॉम हाई प्रेशर। तो ये आपके पास जो वार्म एयर का जोन था ये लो प्रेशर हो गया, और ये जो आपके पास HP लिख देता हूँ हाई प्रेशर के लिए, जो साइड का जोन है जहां से ठंडी हवाएं आ रही है वो हाई प्रेशर जोन हो गया, ठीक है। A cone is formed when two oppositely traveling cold and warm winds meet. तो जब आपके पास दोनों तरफ से कोल्ड एयर वार्म एयर को हिट करती है, एक कोन स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है एयर का, एक सर्कुलर मोशन क्रिएट होता है, और ये मूव करता है लैंड की तरफ, ठीक है ना। सो इसमें भी अगेन इंटेंस लाइटनिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेनफॉल आर सम ऑफ द फीचर्स, एंड इसके इफेक्ट्स होंगे, सम ऑफ द इफेक्ट्स आर लाइक फ्लड्स, ठीक है। अच्छा, कराची में हर मरतबा ये साइक्लोन आ रहा होता है, आपको दिखता भी है कि साइक्लोन कराची की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन कभी भी कराची को अल्लाह के करम से हिट नहीं करता। अल्लाह ताला का एहसान है, मालिक का बहुत करम है कि उसने हमें इससे बचा के रखा हुआ है, ठीक है। अगर ये किसी दिन स्ट्राइक कर गया ना, सो आई कैन नॉट टेल यू व्हाट विल हैपन ऑफ कराची। तो हल्की सी बारिश में हमारा कराची डूब जाता है, इसके हिट करने के बाद तो बेटा तबाह व बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स आर क्वाइट सिमिलर टू द
पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ अ थंडरस्टॉर्म, बट फिर भी हम एक मरतबा इसको रीड आउट कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट साइक्लोन्स एंड साइक्लोन्स के क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है। अगेन it will bring more rainfall, so that it increases availability of water, and availability of water increase होने का मतलब यह है कि आपको फ्यूचर में एग्रीकल्चर करना आसान हो जाएगा। इट विल ऑल्सो रिफ्रेश अ लॉट ऑफ स्ट्रीम्स, क्योंकि बहुत प्रेशर से आकर बारिशें आ रही हैं, कि अपने साथ बहुत बारिशें लेके आते हैं साइक्लोन्स, और इतनी ज़्यादा बारिश होती है तो आपके जो रिवर्स है, जो स्ट्रीम्स हैं, उसमें अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज एंड दे सर्टेनली रिफ्रेश। अभी हमने पढ़ा भी था थोड़ी देर पहले। नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है? फ्लैश फ्लड्स होते हैं, स्पेशली आई कॉल देम अर्बन फ्लडिंग। कराची जैसे एरिया में हिट करेगा, ताकि जितने भी अर्बनाइज्ड एरियाज हैं उन सब में फ्लड्स आ जाएंगे। नेक्स्ट, स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। इट सर्टेनली विल लीड टू अ लॉट ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, जैसे डेंगी है, मलेरिया है, ये ऐसे डिजीजेस स्प्रेड आउट होंगे। इसके जरिए इट विल ऑल्सो ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स। अब स्ट्रॉन्ग विंड्स का क्या नुकसान होता है? एक तो नुकसान आपको पीछे समझाया, बिल बोर्ड्स वगैरह गिर जाएंगे, साइन बोर्ड्स गिरेंगे। ये जब लोगों पे गिरेंगे तो लोग मर भी सकते हैं, ठीक है ना। एंड सर्टेनली इट विल ऑल्सो अपरूट ट्रीज। इट कैन सर्टेनली जस्ट दीज स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन पुल आउट ट्रीज, और ये इतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स ट्री उठा के आपके वो फेंक देगी, मतलब सर्टेनली ऐसे निशान लगा के, बट आपको भी गिर सकता है। So whenever cyclones or thunderstorms hit, try staying inside your houses. That's the most safest place. ठीक है ना। और इट विल ऑल्सो लीड टू कोस्टल इरोजन, क्योंकि ये समंदर से आ रही है कोस्ट पर, तो कोस्ट में मट्टी वगैरह है, बहुत ज़्यादा इरोजन कॉज होगा, ठीक है ना। सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ व्हाट, ऑफ साइक्लोन्स। इसके ऊपर भी 6 मार्क एग्जामिनर पूछ सकता है। टू व्हाट एक्सटेंट आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान। तो एक साइड पे आप बेनिफिट्स लिखेंगे, दूसरी साइड पे आप नेगेटिव इम्पैक्ट लिखेंगे। सर ये कैसे लिखते हैं 6 मार्कर? थोड़ा सा वेट करेंगे, इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपको 6 मार्कर लिखना भी सिखाऊंगा। क्या सबको यहाँ तक 6 के 6 जो मैंने अभी तक आपको करवा दिए हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल, क्या ये सबको बात यहाँ तक समझ में आ गई है? ठीक है, क्या सबको यहाँ तक बात क्लियर है? सर 6 मार्कर में रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देनी होती है। हाँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं, कोई भी एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें समझाऊंगा। पूरी हमारे पास एग्जामिनर ने लिस्ट दी हुई है क्या क्या इंक्लूड हो सकता है एग्जाम्पल के अंदर। इसमें सिटीज भी आ सकते हैं, प्लेसेस भी आ सकती हैं, मिनरल के नाम भी आ सकते हैं, फॉरेस्ट के नाम आ सकते हैं, कोई फिश का नाम लिख दिया, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल। तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स की टाइप्स है। पूरी एग्जामिनर का डॉक्यूमेंट है मेरे पास, टेंशन नहीं लो बेटा, पूरा डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा और डॉक्यूमेंट के थ्रू पढ़ाऊंगा कि एग्जामिनर मांगता क्या है, ठीक है ना। अगर अभी एंड में टाइम मिला तो मैं तुम्हें एक मतलब दिखा भी दूंगा क्या क्या है, तो तुम्हें स्कूल में काम आ जाएगा। वैसे मंडे तक का इंतजार है, मंडे को इंशाल्लाह 6 मार्कर लिखना सिखा दूंगा, ठीक है ना। मंडे को इंशाल्लाह हम जो है वो 6 मार्कर लिखना सीखेंगे, और 6 मार्कर लिखेंगे भी, मैं तुम्हें होमवर्क भी दूंगा, तुम लिख के भी आओगे, ठीक है ना। और इंशाल्लाह विल लुक ऑन टू अदर सिचुएशंस एज वेल, ठीक है। क्या सबको यहाँ तक बात क्लियर है? संडे को बिल्कुल, मंडे को बिल्कुल टेस्ट है। सो हाफ ऑफ द क्लास वुड बी टेस्ट एंड हाफ ऑफ द क्लास वुड बी, यू कुड से, आई बी एक्सप्लेनिंग अ 6 मार्कर, हाउ टू राइट अ 6 मार्कर, ठीक है। तो मंडे को आधी क्लास में आप टेस्ट देंगे, आधी क्लास में आप जो है वो मेरे साथ एक 6 मार्कर बैठ के लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब हो सकता है वेडनेसडे तक हम ये चैप्टर भी शायद तकरीबन वेडनेसडे फ्राइडे तक वाइंड अप कर लें। एंड क्लाइमेट यार तुम्हारे सिलेबस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, हर दूसरे चैप्टर के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो यार जो जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ ना, वो अगली क्लास तक आप है ना समझ के, याद करके, एक मतलब पढ़ के आया करा करें, ताकि आपको है ना वो आसानी हो आपके लिए, ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा है कि वो एक मतलब वापसी दिखा दें, मैं दिखा देता हूँ। अब्दुल्ला देख लो बेटा, ठीक है, सही है। क्या सबको किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें बेटा, वरना क्लास को हम यहाँ पर एंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लास को एंड करूँगा, फिर इंशाल्लाह हम इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। इफ़ एनी वन हैज़ एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू आस्क, इफ़ नॉट बेटा इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं 6 मार्कर करना सिखाऊंगा, किस तरीके से आपने पेपर में अटेम्प्ट करना है 6 मार्कर, ठीक है। चले जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। कुछ पूछना है तो बेटा पूछ लो, अगर कुछ नहीं पूछना तो क्लियर लिख के चैट बॉक्स में
you guys can leave the class.